दोस्तों, मैं लगातार बैंकिंग वेज रिवीजन और डेफर्ड वेज रिवीजन के ऊपर वीडियोस डाल रहा हूं, क्योंकि हमने देखा है यूनियन का काला इतिहास है। आईबीए, यूएफबीयू, बैंक मैनेजमेंट कह लो, कोर्ट भी हमारे साथ सारी तरफ से मजाक ही हो रहा है और इसलिए किसी रिज़ल्ट पर हम नहीं पहुंचते हैं। कल रात में 2 बजे तक यूनियन का इतिहास पढ़ रहा था कि बैंक में ट्रेड यूनियन कब से शुरू हुई, कैसे शुरू हुई, क्या हुआ। तो सारी रात मैंने इसकी स्टडी करी। तो आज दोपहर के 2 बजे मैं वीडियो बना रहा हूँ और उसमें मैंने देखा है कि बैंक यूनियन 1946 में ट्रेड यूनियन शुरू हुई। ट्रेड यूनियन शुरू हुई और उसके बीच में हमारे को बहुत प्राउड था कि हमारी एक यूनियन बन गई है, चाहे वो क्लरिकल की है, चाहे वो ऑफिसर्स की है, सबॉर्डिनेट की है, जैसे भी है, यूनियन बन गई है। वी वर फीलिंग प्राउड ऑफ आवर यूनियंस। तो हम उनको भगवान मानते थे कि हमारी यूनियन बन गई है, हमारा लीडर हमारे लिए कुछ करेगा। और उसके लिए हम क्या करते थे? बैंक का एम्प्लॉय 1946 से लेकर 1966 तक कभी कोर्ट में केस लेके नहीं गया, कभी ट्रिब्यूनल में नहीं गया, कभी आर्बिट्रेरी डिसीजन नहीं करवाया, कभी आर्बिट्रेटर नहीं बैठा। तो उसमें क्या था कि हमारा एक विश्वास था, एक ट्रस्ट था कि हमारी यूनियन है, हमारे ऊपर एक गॉड बैठा है, हमारे ऊपर गॉड फादर बैठा है। तो हमने उसके ऊपर विश्वास किया। लेकिन उसके बाद 1966 के बाद बैंक एम्प्लॉइज़ अपने कुछ छोटे छोटे कामों के लिए कोर्ट में जाना पड़ा। धक्काशाही हुई, इनजस्टिस हुआ तो कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ा, ट्रिब्यूनल में जाना पड़ा। तो ये होता रहा है। तो फर्स्ट बाइपार्टाइट सेटलमेंट जो है हमारी यूनियन ने 1966 में करवाई थी। वो 3 साल की थी। भाई सोचिए, वेज रिवीजन एग्रीमेंट बैंकर्स का 3 साल का हुआ करता था। आप सभी को याद होगा, पुराने एम्प्लॉइज़ को याद होगा, ये 3 साल का हुआ करता था। बाद में ये 4 साल का हुआ और राजीव गांधी के टाइम में 1991 में ये 5 साल का हो गया। तो ऐसे बढ़ता जा रहा है टाइम। जो पहली वेज रिवीजन हुई थी, फर्स्ट बाइपार्टाइट सेटलमेंट जो हुई थी, वो 7 मंथ्स नेगोशिएशन के बाद हो गई थी। 7 मंथ भी इसलिए लगे थे कि फर्स्ट टाइम टॉक्स हो रही थी। कुछ ऐसे पॉइंट्स थे, कुछ ऐसी बातें थी जिसके ऊपर आईबीए भी क्लियर नहीं थी, कुछ ऐसी बातें थी जिसको यूएफबीयू भी क्लियर नहीं थी, और कुछ बातों के लिए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की क्लियरेंस लेनी पड़ी, इसलिए 7 मंथ्स लग गए। अदरवाइज दिस बाइपार्टाइट सेटलमेंट वाज गोइंग टू बी साइंड विद इन 45 डेज। अगर गवर्नमेंट की क्लियरेंस का मुद्दा ना होता तो ये 1 महीने और 1.5 महीने के अंदर फाइनल हो गई थी। तो उसके बाद अब 3 साल क्यों लगने लगे? यही यूएफबीयू है, वही यूनियन है, वही ट्रेड यूनियन है, वही एक्ट है, तो फिर क्यों इतना समय लग रहा है? और दोनों के लिए कंफर्टेबल है। बाइपार्टाइट सेटलमेंट एम्प्लॉइज़ के लिए कंफर्टेबल नहीं रही, अब ये मैनेजमेंट के लिए और यूनियन के दोनों के लिए कंफर्टेबल है। मैनेजमेंट जो है नंबर बनाती रहती है कि देख लो, हमने इसको इतना लटका दिया, हमने इस बात को इतना लंबा कर दिया, हमने उनका नुकसान कर दिया एम्प्लॉइज़ का, क्योंकि कुछ बातें करंट डेट से लागू होती हैं। ट्रैवलिंग अलाउंसेस है, टीए है, एलएफसी है, हाउस रेंट अलाउंसेस है, जो करंट डेट से लागू होते हैं। कई बार ये 1 साल आगे से लागू करते हैं, इमीडिएट इफेक्ट से या रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से सारी बातें लागू नहीं होती हैं। तो इसलिए मैनेजमेंट के लिए भी कंफर्टेबल है। यूनियन कहती है कि हमारा डिले होती है तो हमारा जो एरियर इकट्ठा होता जा रहा है उसके ऊपर हम लेवी लेंगे, लेवी फंड इकट्ठा हो रहा है। दैट इज़ कंफर्टेबल फॉर बोथ मैनेजमेंट एंड यूनियन, बोथ आर हैप्पी फॉर डिले। तो इसलिए भाइयों, वही यूनियन है जिसका हमें प्राउड था और उसके ऊपर हमारा नेगेटिव हो गया है। बैंक्स जो हैं इनको नेशनलाइज किया गया था 1966 में, इंदिरा गांधी के टाइम में। बैंक अपना प्राइवेट बैंक्स थे, अपने अपने एरिया में बैंकिंग करते थे।
तो जब इंदिरा गांधी ने सोचा कि नेशनल कंसेप्ट है, एग्रीकल्चर के ऊपर इनका जोर नहीं है, बैंकिंग की ब्रांचें, बैंक्स की ब्रांचेस सिटी में हुआ करते, बड़े बड़े शहरों में थी, गांव में ब्रांचेस नहीं थी। गांव में बैंक को ले जाने के लिए, एग्रीकल्चर को तरक्की कराने के लिए, बड़ा करने के लिए, एग्रीकल्चर एग्रो इंडस्ट्रीज़ खोलने के लिए, एग्रो इंडस्ट्रीज़ के लोन देने के लिए उन्होंने नेशनलाइजेशन का प्रोजेक्ट रखा था। लेकिन बैंक नेशनलाइजेशन हो गई 1969 में, लेकिन मुझे समझ नहीं आता यूनियन कब नेशनलाइज हुई। बैंक की ट्रेड यूनियन को तो नेशनलाइज किसी ने नहीं किया है। ये कैसे नेशनल भाषा बोलने लग गई। बैंकों को प्राइवेट बैंक से निकाल कर इंग्लैंड का नक्शा बनाया कि इंग्लैंड के बैंकों की तरह काम करो। जो इंग्लैंड में प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग है, जैसे वो लेंडिंग है, जैसे कस्टमर सर्विस है, सर्विस विद स्माइल है, ब्रांच की एम्बियंस है, कस्टमर को सर पे चढ़ाना है, तो वो बातें सीख ली हमने। लेकिन यूनियन कब नेशनलाइज हो गई। वो अब यूनाइटेड फॉर्म बैंक यूनियन बना के बैठी हुई है। वो बैंक वाइज बात ही नहीं करती, वो अपने बैंक की बात ही नहीं करती है। तो देखिए भाइयों, बैंक या यूनियन की जो हम आशाएं थी वो ख़त्म होती जा रही हैं। अब यूआईबीजू को ध्यान रखने की ज़रूरत है कि बैंकर इस बार बर्दाश्त नहीं करेगा। इस बार आपका कंफर्टेबल जो काम है, जो आनंद आप ले रहे हो, वो आनंद को बर्दाश्त नहीं करेगा। ध्यान रखना है इस बार सर्विंग बैंकर्स, बैंक कंप्लाइज ऑफिसर्स, क्लरिकल सबॉर्डिनेट, सभी से बात मैं कह रहा हूँ भाइयों, फिर सुन लो। तो सभी ने इसके बात का ध्यान रखना है। बाईपार्टाइट सेटलमेंट जो हुआ करती थी वो एक वरदान था बैंक कंप्लाइज के लिए, कि दो पार्टियों के बीच में, दो दलों के बीच में नेगोशिएशन वार्ता होती है, वेतन समझौता होता है दो दलों के बीच में, दो पार्टियों के बीच में, ताकि हमारे को ये बात मंजूर है, हम ये लेना चाहते हैं, वो कहते हैं हम ये देना चाहते हैं, हम ये दे नहीं सकते, वो कहते हैं हम ये छोड़ नहीं सकते। तो दो पार्टियों के बीच में एक समझौते को बाईपार्टाइट सेटलमेंट कहते हैं। लेकिन ये वरदान था, जब ये शुरू होता था बैंक का एम्प्लॉय खुश हो जाता था। अब हमारा लिविंग स्टैंडर्ड हाई हो जाएगा, हमारी सैलरी बढ़ जाएगी, हमारे पर्क्स अलाउंसेस बढ़ जाएंगे, हमारी लिविंग कंडीशन, वर्किंग कंडीशन ठीक हो जाएगी, हमारी वर्क कल्चर ठीक हो जाएगी, हमारे वर्किंग आवर्स कुछ कम हो जाएंगे, हमारे ऊपर स्ट्रेस कम हो जाएगा। लेकिन वरदान की जगह अब ये बाईपार्टाइट सेटलमेंट एक कर्स बन गई, एक शराब बन के रह गई है, एक सिरदर्दी बन के रह गई है। 3-3 साल ये चलती रहती है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि डेट पे डेट, तारीख पे तारीख, पेशी पे पेशी, और उसके बाद क्या मीटिंग पे मीटिंग रखती हैं। फिर यूनियन अपनी मीटिंग रखती है, कभी ये मीटिंग बंगलोर में कर लेते हैं, कभी मुंबई में करते हैं, कभी गोवा में कर लेते हैं, कभी नागपुर में कर लेते हैं, कभी जयपुर में कर लेते हैं। अपना डिसीजन नहीं है, अपनी स्ट्रेटजी ये तैयार नहीं कर सकते 5 सालों में। तो फिर उसके बाद आईबी के साथ जाते हैं, तो आईबी को कहते हैं 5 डे बैंकिंग, तो वो कहते हैं ये गवर्नमेंट की क्लीनेस चाहिए। जब वो कहते हैं कि वर्किंग आवर्स को कम करना है, कि इसके लिए रिजर्व बैंक की क्लीनेस चाहिए। जब छुट्टियों की बात करते हैं, लीव बैंक की बात करते हैं, तो स्टेट गवर्नमेंट के हाथों में है। जब ये सैलरी की बात करते हैं, जब वर्किंग स्पेस फॉर वुमेन की बात करते हैं, हैंडीकैप्ड के ट्रांसपोर्ट अलाउंस की बात करते हैं, एक्स सर्विसमैन के कोटे की बात करते हैं, जब ये पार्ट टाइम स्वीपर को पक्का करने की बात करते हैं, तो फिर कहते हैं गवर्नमेंट की क्लियरेंस चाहिए, रिजर्व बैंक की क्लियरेंस चाहिए। तो ऐसा ही होता है। 3 साल ऐसे ही बीत जाते हैं। जब 2 दिन की स्ट्राइक की कॉल देते हैं, 1 महीना ये अपने लेटर निकालते रहते हैं हमारे कैडेट्स को, हमारे कामरेड्स को, तैयार हो जाइए, तैयार हो जाइए। उसके बाद 2 दिन पहले लेबर कमिश्नर बीच में आ जाता है, लेबर कमिश्नर के साथ बातचीत होती है और स्ट्राइक को कैंसिल कर दिया जाता है। ये चारों प्लेयर कौन हैं? कभी रिजर्व बैंक से बात करते हो, कभी आईबीए से बात करते हो, कभी गवर्नमेंट से बात करते हो, कभी लेबर कमिश्नर से बात करते हो। तो ये बीच में कौन आ गया है? आईबीए कैसे बनी थी? आईबीए जब बैंक प्राइवेट हुआ करते थे तो प्राइवेट बैंकों ने एक संस्था बनाई थी, उसका नाम था इंडियन बैंक्स एसोसिएशन।
उस टाइम तक तो ये ठीक थी, उसके राइट्स, उसकी पावर ये टाइम तक तो ठीक थी। इंडिविजुअल बैंक्स बात ना करें, इंडियन बैंक एसोसिएशन से बात करके उसके ऊपर लागू कर देते थे। जब नेशनलाइजेशन हो गई है तो एक ही फाइनल अथॉरिटी होनी चाहिए जिसके पास सारी पावर्स होनी चाहिए। सैलरी डिवीज़न की पावर भी उसके पास हो, 5 डे बैंक करने की पास हो, छुट्टी लीव बैंक करने की पावर उसके पास हो। तो कभी कभी हमारे को रिजर्व बैंक के पास जाना पड़े, कभी गवर्नमेंट फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास, तो सारी की पावर एक ही अथॉरिटी को होनी चाहिए। इसीलिए मान लीजिए आईबी को लगाते हैं तो सारी पावर्स, सारे अख्तियार जो हैं आईबी को दे दिए जाएं, उसके बाद उसके साथ नेगोशिएशन करने का लाभ है। तो ये भी खिलौना बन गया है, ये बंदर बंदरी का खेल जो है 3 साल चलता रहता है। एग्रीमेंट जो हम प्राउड महसूस करते थे, कितना गर्व महसूस करते थे, एग्रीमेंट साइन हो गया है। आज हम एग्रीमेंट साइन होने के बाद भी कैसे महसूस करते हैं? बैंकर्स भाइयों, आपको ध्यान नहीं है, एग्रीमेंट साइन होने के बाद भी हम हारा हुआ महसूस करते हैं कि हमारी हार हुई है। 3 साल वेज रिवीजन एग्रीमेंट लट गया, 3 साल के बाद हम एरियर मिलेगा, 1 साल एरियर नहीं मिलता है, स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट अभी तक फाइनल नहीं हुआ, रेजिडुअल इशू अभी तक फाइनल नहीं हुए। तो क्या हम जीत गए हैं? 3 साल के बाद 15% वेज रिवीजन लेकर क्या हम जीत गए हैं? अगर आप रुपी टर्म में देखो, डॉलर और रुपी का कंपैरिजन करो भाइयों, डॉलर 10th बाइपार्टाइट सेटलमेंट के टाइम पर 42 रुपये का था, 40 और 42 के बीच में रहा है। जब 11th बाइपार्टाइट सेटलमेंट हुई है तो 74 रुपीज़ का हो गया। तो आज क्या मतलब हुआ? तो रुपी कितना डाउन आ चुका है। अगर आपका बेटा अमेरिका में पढ़ता है, उसको $1 लाख चाहिए थे, तो 10th बाइपार्टाइट सेटलमेंट में अगर आप पैसा उसको भेजते तो आपको 42 लाख रुपए का $1 लाख मिल जाता। आज हमने $1 लाख अपने बच्चे को भेजना है तो हमें 75 लाख रुपीस चाहिए, 75 लाख रुपया चाहिए, तभी $1 लाख यूएसए का यूएस डॉलर बनेगा। तो 15% वेज रिवीजन लेके हम कैसे खुश हो गए? किस बेस पे उसने 15% रिवीजन दी है? यूएफबीयू क्यों नहीं बोलती कि रुपये की वैल्यू इतनी डाउन आ गई है तो उसको उसके साथ जोड़ो, इन्फ्लेशन हाइक जो है उसके साथ वेज रिवीजन को जोड़ो? तो क्यों नहीं ऐसा करते हैं? ऐसा ही होता जा रहा है। अब एग्रीमेंट जब होता है तो हम हारा हुआ महसूस करते हैं। तो ऐसी बातें हैं। तो आईबीए जो है वो ऑर्गेनाइजेशन जो प्राइवेट बैंक्स की बनाई हुई थी, वो सरकारी बैंकों की ऑर्गेनाइजेशन बना के हमारे ऊपर थोप दी गई है। पब्लिक बैंक्स जो हैं, जो हमारे पीएसयू हैं, वो करोड़ों रुपए का फंड उसको पे करते हैं आईबीए को, एज पर पेइंग कैपेसिटी। अब ये कहते हैं आईबीए के एज पर पेइंग कैपेसिटी जो है बैंक की रिवीजन होगी, बैंक कंप्लाइज को वेज रिवीजन मिलेगी उसके बैंक की पेइंग कैपेसिटी के मुताबिक। कैसे हो सकता है ये कहते हैं परफॉर्मेंस लिंक्ड वेज रिवीजन है, जिसको कहते हैं हम परफॉर्मेंस के साथ लिंक करेंगे। बैंक अगर लॉस मेकिंग है तो उस एम्प्लॉय को सैलरी पुरानी ही मिलेगी, उसकी वेज रिवीजन नहीं होगी। जिसका बैंक इतने % प्रॉफिट में है उसकी इतने % इंक्रीज़ होगी। जिसका बैंक 100% प्रॉफिट में है उसको 100% वेज रिवीजन मिलेगी। तो ये बैंकों को तोड़ने के लिए एक और बंदर बंदरी का खेल करने वाले थे। एक और बंदर बंदरी का खेल इस वेज रिवीजन में शुरू हो जाएगा। परफॉर्मेंस लिंक्ड वेज रिवीजन जो पिछली बाइपार्टाइट सेटलमेंट में 11th बाइपार्टाइट सेटलमेंट में उन्होंने छोड़ दी, इस बार फिर वो लेके आएंगे। इस बार आईबीए पहली डिमांड ये रखेगी कि परफॉर्मेंस लिंक्ड वेज रिवीजन है। वो कहते हैं कि जो स्मॉल बैंक्स हैं, जो लॉस में हैं, जिनका कम प्रॉफिट है, उसके लिए एम्प्लॉय जिम्मेवार है। इनडायरेक्टली वो ये कहते हैं। अगर विजय मलिया 9,000 करोड़ लेके भाग गया है तो उसके लिए छोटा एम्प्लॉय जिम्मेवार क्या है? पार्ट टाइम स्वीपर का इसमें क्या कसूर है? काउंटर पे बैठा क्लर्क का क्या कसूर है? ऐसे स्केल 1 पासिंग अफसर जो पासिंग करता है और रात के 9 बजे दाढ़ी पटवा के अपनी घर जाता है, तो उसका क्या कसूर है? उसके लिए टॉप मैनेजमेंट जिम्मेवार है या गवर्नमेंट जिम्मेवार है या फाइनेंस मिनिस्ट्री जिम्मेवार है?
क्यों नहीं करते कि एम्प्लॉइज़ को क्यों जिम्मेवार ठहराया जाता है। ये बड़ा बैंक का जी एनपीए बढ़ गया है, बैंक लॉस में चला गया है, बैंक का प्रॉफिट ज़्यादा है, बैंक के एक्सपेंडिचर ज़्यादा हैं, बैंक के ओवरहेड ज़्यादा हो गए हैं, तो इसके हिसाब से बैंक को लॉस मेकिंग डिक्लेयर करके या पुअर परफॉर्मिंग बैंक डिक्लेयर करके एम्प्लॉई को वेज रिवीजन से बाहर निकाल देना कितनी गलत बात है। तो ये देखिए, दोनों ही बाईपार्टाइट सेटलमेंट में मैनेजमेंट और यूनियन दोनों ही कंफर्टेबल हैं। तो दोनों जो कंफर्टेबल रहते हैं तो उसके पोजीशन में जो है एम्प्लॉई का बहुत लॉस हो जाता है। एम्प्लॉइज़ को वेज रिवीजन डिले होती है और उसको मिलता कुछ नहीं है, और आधा % से शुरू होते हैं और फिर उसको कहते हैं कि तुम 10% 15% आ जाएं। तो जब ये वेज रिवीजन शुरू होती है, कितनी स्ट्राइक्स हो जाती हैं, एम्प्लॉइज़ की कितनी सैलरी कट जाती है। अभी तक यूआईबीजी ने ये क्यों नहीं करा कि सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई जब स्ट्राइक करता, क्या उनकी पे काटते हो? क्या उनके ऊपर लेबर एक्ट लागू नहीं होता है? बैंक अगर स्ट्राइक करता है तो वाई नो वर्क नो पे? बैंक को स्ट्राइक का राइट भी छीना हुआ है। अगर आप अपनी तनख्वाह कटवाओगे तो जितनी मर्जी स्ट्राइक कर लो, और वो भी स्ट्राइक हम कामयाब नहीं होते हैं, बार बार कैंसिल हो जाती हैं, बार बार कैंसिल होती है और लास्ट मिनट पे कैंसिल होती है। एम्प्लॉय को कितना धोखा दिया जाता है कि ऑफिसर 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर घर से दूर फेंके हुए हैं और रात के 9 बजे आपने स्ट्राइक कैंसिल कर दी, तो सुबह 6 बजे न्यूज़ आ गई स्ट्राइक कैंसिल है, तो एम्प्लॉय कैसे करेगा? जिसने 100 किलोमीटर दूर जाना है घर से, उसके पास कैश की चाबी है, ब्रांच की चाबी है, सिस्टम रूम की चाबी है, तो क्या वो स्ट्राइक की न्यूज़ आने के बाद वो घर से चलेगा? घर से बस में बैठेगा, जो कार अपनी गाड़ी में बैठेगा, जो घर से बाहर जाएगा? तो स्ट्राइक कैंसिलेशन की न्यूज़ जो है कम से कम 72 घंटे पहले होनी चाहिए। 3 दिन पहले उसको बताना चाहिए कि स्ट्राइक कैंसिल हो गई है। आखिरी टाइम लास्ट मिनट पर स्ट्राइक कैंसिलेशन की न्यूज़ नहीं आनी चाहिए। ये यूएफबीयू को बातें नोट करो। और दूसरी बातें हैं, आईबीए से पहले 1 मई को चार्टर ऑफ डिमांड पेश होना है। तो 1 मई से पहले आईबीए के पास, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के पास, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के पास, सभी के पास जो जहाँ उसका चार्टर ऑफ डिमांड पहुँचना चाहिए, और उसको बहुत सुलझे हुए तरीके से बनाना चाहिए, और उसमें प्री कंडीशंस लगाई जाएं। उसमें ये ना हो परफॉर्मेंस लिंक्ड वेज रिवीजन होगी। आईबीए को ये बात उठानी है तो उसके गेट के आगे 1 जुलाई 2022 को पहले ही धरना लगाना है कि देयर विल बी नो परफॉर्मेंस लिंक्ड वेज रिवीजन, नो टॉक्स ऑन द परफॉर्मेंस लिंक्ड वेज रिवीजन। आईबीए के ऑफिस के बाहर सभी सर्विंग बैंकर्स और बैंक रिटायरी सभी धरना लगाएं, और साथ में उसमें ये भी कहें कि पेंशन अपडेशन ज़रूरी है, डेफर्ड वेज रिवीजन है। ये जो बाईपार्टाइट 12th बाईपार्टाइट सेटलमेंट है, दिस इज़ ए डेफर्ड वेज रिवीजन एग्रीमेंट। इस बार पेंशनर्स को 30 साल के बाद 100% पेंशन इंक्रीज़ करके भेजना है। क्योंकि मेरे को कमेंट्स में लिखा है, वीडियो में वो मिस्टर भाई साहब ने लिखा है कि वे पेंशन रिवीजन 100% से भी ज़्यादा होनी चाहिए। कैसे? कि उन्होंने कहा कि फ़र्स्ट वेज रिवीजन में कितने % इंक्रीज़ हुई, दूसरी बाईपार्टाइट में कितनी हुई, तीसरी बाईपार्टाइट में कितनी हुई, तो 15%, 20%, 40%, 30%, सारा टोटल लगाकर 30 साल का 6 एग्रीमेंट्स का बीपीएस का पीछे का टोटल लगा के उतनी इंक्रीज़ होनी चाहिए पेंशन में। तो इससे हिसाब से लगाए जाए तो 150% इंक्रीज़ बनती है। 1.5 गुना और पेंशन इंक्रीज़ होनी चाहिए। तो ऐसे नहीं है, लेकिन 100% पेंशन रिवीजन हमने मांगी है, तो उसके ऊपर यूएफबीयू को पूरा अमल करना चाहिए। तो मुझे दुख है कि हम ट्रेड यूनियन किस काम के लिए बनाई थी, हमें कितनी खुशी थी, हम कितने अच्छे थे, हम कितना विश्वास करते थे, लेकिन फिर भी हम यूएफबीयू से रिक्वेस्ट करेंगे कि पेंशन अपडेशन जो है वेज रिवीजन में 1st नंबर पर रखा जाए। 5 डे बैंकिंग, रेजिडुअल इश्यूज़ जो हैं, 100% डे यूटिलाइजेशन है, पीटीएस है, एक्स सर्विसमैन है, स्पेशल स्पेस फॉर वर्किंग वुमन जो है, चाइल्ड केयर लीव है, लीव बैंक है,
नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की जो बातें हैं, जो ड्रॉबैक्स हैं हमारे एक्ट के, वो सभी के ऊपर बात जो है वो पहले कर ली जाए और चार्टर ऑफ डिमांड में उसको लिखा जाए और चार्टर ऑफ डिमांड में प्री कंडीशंस भी लगाई जाएं, नेगोशिएशन की प्री कंडीशन लगाई जाएं और ये जुलाई के सितंबर के बीच में स्ट्राइक्स शुरू कर दी जाएं अगर आईबी आपसे नेगोशिएशन स्टार्ट नहीं करती है। 31/10/2022 को नेगोशिएशन ख़त्म होनी चाहिए और लेटेस्ट बाय 1 नवंबर 2022 एग्रीमेंट साइन हो चुका होना चाहिए ताकि हमारे को कोई एरियर का किसी तरह का जो खमियाजा है वो हमारे एम्प्लॉइज़ को ना भुगतना पड़े। तो वीडियो को भाइयों दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करा करो। बहुत दुख की बात है, मैं बार बार कहता हूँ। सर्विंग एम्प्लॉइज़ मैं आपके लिए भी बोल रहा हूँ, बैंक रिटायर्स में आपके लिए भी बोल रहा हूँ। 10 लाख बैंकर है, 5 लाख रिटायरीज़ है, लेकिन किसी के पास ये वीडियो नहीं पहुँच रही है। बहुत थोड़े लोग जो हैं इसको देख रहे हैं, बहुत थोड़े लोग इसको लाइक कर रहे हैं, बहुत थोड़े लोग इसको शेयर कर रहे हैं। तो सभी बैंकर्स के पास, सभी रिटायरीज़ के पास अगर वीडियो नहीं पहुंची है तो वीडियो बनाने का लाभ नहीं है। मेरे को वीडियो बनाने का पैसा नहीं मिलता है, मेरे को अगली वीडियो डालने का उत्साह मिलता है। तो अगली वीडियो में फिर डालूँगा यूएफबीयू के बारे में, बैंक के जो ट्रिब्यूनल्स हैं उनके बारे में। तो बैंक रिज़ाइनीज की बात भी हमने करनी है, जिन्होंने रिज़ाइनीज ने दिया है, इस्तीफ़ा दिया है। क्या हम डिसमिस्ड एम्प्लॉई को कंपल्सरी रिटायर्ड एम्प्लॉइज़ को पेंशन देते हैं, सस्पेंडेड एम्प्लॉई को पेंशन देते हैं, तो क्या हम उसको नहीं दे सकते जिसने रिज़ाइन दिया है? इसके ऊपर भी अलग हम बात वीडियो बनाएंगे। तो अगली वीडियो आने तक का इंतज़ार करें। आज इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।